बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने लगे हैं अपने नेक्स्ट कोरिलेशन एंड कॉरियलिटी की एमसीक्यूज। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज नंबर 1, इफ एक्स इज कोरिलेटेड विद वाई। अगर एक्स जो है वो वाई के साथ कोरिलेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? एक्स कॉजेज वाई, इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एक्स गो विद इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ वाई, increasing values of x go with either increasing or decreasing values of y। अगर x को कोरिलेट हो रहा है y के साथ तो इसका मतलब है कि x कॉज कर रहा है y को। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज x कॉजेज y। ठीक है। Statement number 2 is consider figure 5.3 and according to this diagram life expectancy in Russia is about। हमारे पास पीछे हमारे यूनिट में एक फिगर थी 5.39, उसमें हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था, उसमें रशिया के अबाउट उसमें पूछना चाह रहे हैं कि उस डायग्राम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन रशिया क्या थी। तो स्टूडेंट हम वो डायग्राम देखते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन रशिया क्या है। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास वो ग्राफ जिससे हमने देखना है कि रशिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो ये रहा रशिया, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम गौर करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है और इन्फेंट मोर्टेलिटी किसके अलोंग है? वर्टिकल की। हमने क्या देखनी है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखनी है। तो रशिया जो है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 और 70 के दरमियान यहाँ लाई कर रही है। इसका मतलब ये 60 और 65 यहाँ होगा, 60 और 65 के दरमियान में कोई वैल्यू है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास वहाँ जो ऑप्शंस हैं उनके नज़दीक कौन सा है। ये क्योंकि यहाँ हमें करेक्ट तो आपको नहीं बता सकते, यहाँ स्केलिंग तो प्रॉपर नहीं दिखाई हुई हमें। ये कोई होगा 63 या 64 कुछ होगा। तो हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो वहाँ हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ 22 ईयर्स, ऑप्शन बी इज़ 63 ईयर्स एंड ऑप्शन सी इज़ 58 ईयर्स। तो हमारे पास जो अभी में हमने वहाँ देखा तो वो 60 और 65 के दरमियान था। तो ये कौन सा ऑप्शन है? हमारे पास करेक्ट हुआ 63 ईयर्स। हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इफ़ द पॉइंट्स ऑन अ स्कैटर प्लॉट फॉल ऑन अ नियरली स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड द टू वेरिएबल्स हैव। हमारे पास पॉइंट्स हैं स्कैटर प्लॉट में जो कि फेयरली फॉल ऑन अ नियरली स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड। स्ट्रेट लाइन के नियर वो फॉल कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स, और वो स्लोप क्या कर रहे हैं? अपवर्ड स्लोप कर रहे हैं। वो ग्राफ की नोयत क्या होगी कि वो अपवर्ड स्लोप कर रहे हैं। ठीक है। ये क्या है? अपवर्ड जा रहा है, हमारा ग्राफ अपवर्ड जा रहा है। ठीक है। तो देयर आर टू वेरिएबल्स है। जब हमारा ग्राफ अपवर्ड जा रहा है उसका मतलब उसमें हमारे पास एक की वजह से दूसरे में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, अ वीक नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन कब होगी? जब हमारे पास हमारा जो ग्राफ होगा, जो स्कैटर प्लॉट, उसमें जो लाइन ड्रॉ होगी वो क्या होगी? वो अपवर्ड नहीं, वो डाउनवर्ड आ रही होगी। तो ये हमारे पास ये जो ग्राफ है ये है हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन का, ये हमारे पास है पॉजिटिव कोरिलेशन और ये हमारे पास है नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? अगर ऐसा ग्राफ होगा कि जिसमें स्ट्रेट लाइन और जो पॉइंट है वो फॉल क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन के और स्ट्रेट लाइन क्या होगी? स्लोपिंग अपवर्ड होगी। तो हमारे पास वहाँ उसमें उस वक्त क्या होगा? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा उन वेरिएबल्स के दरमियान। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। इफ द पॉइंट्स ऑन अ स्कैटर प्लॉट फॉल इनटू अ ब्रॉड स्वॉथ दैट स्लोप्स डाउनवर्ड द टू वेरिएबल्स हैव। अब वो क्या कर रहे हैं? हमारा जो स्लोप है वो क्या कर रहा है? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब उसमें नेगेटिव कोरिलेशन होगी। हमारे ऑप्शंस क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, अ वीक नेगेटिव कोरिलेशन एंड अ नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन नहीं, अ वीक नेगेटिव कोरिलेशन। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अब हम आते हैं स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर 5 की तरफ। When can you rule out the possibility that the changes to variable x causes changes to variable y? आप कब ये कह सकते हैं कि आपका वेरिएबल x में जो चेंज हो रहा है, x जो है वो कॉज कर रहा है चेंज टू द वेरिएबल y। हमारा ऑप्शन है when there is no correlation between x and y, when there is a negative correlation between x and y। अगर उनके दरमियान नेगेटिव कोरिलेशन होगी तो एक की वजह से दूसरे में क्या हो जाएगा? एक की इंक्रीज होने की वजह से दूसरे में कमी हो रही होगी। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि वो एक्स कॉज करा चेंज टू वेरिएबल वाई। सी ऑप्शन है स्कैटर प्लॉट टू वेरिएबल शो पॉइंट्स लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन में भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही कॉज होने से दूसरे में चेंज आ रहा, नहीं। अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो इसका मतलब एक की वजह से दूसरे में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यहाँ जो हमारे पास इन 3 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, व्हेन देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सो ऑप्शन ए इज द बेस्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन। बी के भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नेगेटिव कोरिलेशन कब होगी, जब उनके दरमियान एक के इंक्रीज होने से दूसरे में डिक्रीज पैदा हो रहा हो, या एक के डिक्रीज होने से दूसरे में इंक्रीज पैदा हो रहा हो, तब हम क्या कहते हैं कि वो नेगेटिव कोरिलेशन उसमें हो, मतलब कि उसमें जो वेरिएशन हो रही है वो नेगेटिव हो रही है। अब यहाँ जो है सी ऑप्शन क्या था, उसमें क्या था कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, जो पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, तो स्ट्रेट लाइन के जब अलोंग होंगे तो तब ऐसा नहीं हो सकता। तब क्या होगा कि उस वक्त एक के कॉज में दूसरा एक की वजह से दूसरे में कॉज अपेयर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि देखें लाइन क्या है, एक में तो चेंजेस आ रही है लेकिन दूसरा क्या है वो स्ट्रेट कांस्टेंट जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ इससे कोई चेंज में फर्क नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन नंबर ए है, व्हेन देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब हम आते हैं स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमें कहा जा रहा है व्हाट type of correlation would you expect between exercise and body mass index, a measure of how much body fat a person has for their weight। अब एक्सरसाइज और बॉडी मास इंडेक्स के दरमियान कोरिलेशन किस टाइप की होगी। थोड़ा अगर आप गौर करें, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज आप करेंगे उतना आपका फैट जो होगा, बॉडी फैट, वो क्या होगा, कम होगा। मतलब कि एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ में कमी हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन की बात हो रही है, जाहिर बात है। लेकिन अगर यहाँ आपकी ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपका फैट भी ज़्यादा बढ़ रहा होगा तो वो पॉजिटिव होता। हालांकि ऐसा नहीं होता रियल में। हमारे एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी की जो फैट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक्सरसाइज और बॉडी मास इंडेक्स के दरमियान जो कोरिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव कोरिलेशन बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ नन, क्योंकि तुम्हारा कोई कोरिलेशन नहीं है। नहीं, कोरिलेशन है। जितनी एक्सरसाइज आपकी बढ़ेगी उतनी एक्सरसाइज उतने आपकी बॉडी के जो फैट्स हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। ऑप्शन बी इज पॉजिटिव, मोर एक्सरसाइज वुड गो विद हायर बॉडी मास इंडेक्स। नो, मोर एक्सरसाइज गो विद लोअर बॉडी मास इंडेक्स। तो पॉजिटिव तो नहीं है। नेगेटिव, मोर एक्सरसाइजेज वुड गो विद लोअर बॉडी मास इंडेक्स। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन, विच इज नेगेटिव, मोर एक्सरसाइज वुड गो विद लोअर बॉडी मास इंडेक्स। मतलब हमारी कोरिलेशन क्या होगी इन दोनों के दरमियान, नेगेटिव होगी। और क्या होगा, ज़्यादा एक्सरसाइज से हमारा बॉडी मास क्या होगा, कम होगा। अब आते हैं स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 7 की तरफ, जिसमें हमें कहा जा रहा है यू हैव फाउंड अ हायर रेट ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स अमंग बेबीज बोर्न टू वुमेन एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक। To support a claim that the second-hand smoke caused the birth defects, what else should you expect to find? स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, यू हैव फाउंड अ हायर रेट ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स। आपने क्या फाइंड किया है, हायर रेट ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स, मतलब कि पैदाइशी मतलब कि बच्चों की जो डेथ है, ठीक है, उनके जो पैदाइश में जो डिफेक्ट्स होते हैं अमंग बेबीज बोर्न टू वुमेन एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक, कि वो जो वुमेन है वो सेकेंड हैंड स्मोक कर रही है, मतलब कि उन्हें सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से उनकी बेबीज़ में डिफेक्ट्स आए हैं। टू सपोर्ट अ क्लेम, इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए सेकेंड हैंड स्मोक कॉज अ बर्थ डिफेक्ट्स, ये जो क्लेम है कि सेकेंड हैंड स्मोक जो है वो कॉज करता है बर्थ डिफेक्ट्स को, मतलब कि पैदाइशी बीमारियों को जन्म देता है वो। व्हाट एल्स शुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड, तो आप इस सिनेरियो में क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या फाइंड करना, ठीक है। ऑप्शन ए, evidence that higher rates of defects are correlated with exposure to greater amounts of smoke, कि आप ये एविडेंस करेंगे कि हायर रेट्स ऑफ डिफेक्ट्स के मतलब कि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो कोरिलेटेड हैं किससे, एक्सपोजर टू ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ स्मोक, ज़्यादा स्मोक की वजह से, ठीक है। एविडेंस, ऑप्शन बी इज एविडेंस दैट दीज टाइप्स ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स अकर ओनली इन बेबीज हुज मदर्स वर एक्सपोज्ड टू स्मोक एंड नेवर टू एनी अदर बेबीज। मतलब कि ये जो बीमारियां हैं सिर्फ उन्हीं में ही आएंगी जिनकी मदर्स एक्सपोज हो चुके हैं स्मोक की से, नहीं, वो बीमारियां दूसरे बेबीज़ में भी हो सकती हैं, लाजमी नहीं है कि वो उन्हीं बेबीज़ में हो। ऑप्शन सी, एविडेंस दैट द टाइप्स ऑफ, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, एविडेंस दैट द टाइप्स ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स इन दीज बेबीज आर मोर डेबिलेटिंग देन अदर टाइप्स ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स, कि ये जो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हैं बेबीज़ में ये ज़्यादा डेबिलेटिंग है अदर टाइप्स ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स के, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है।
हमारा आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए विच इज़ दैट एविडेंस दैट हायर रेट्स ऑफ डिफेक्ट्स आर कोरिलेटेड, कि ज़्यादातर जो डिफेक्ट्स हैं, जो ज़्यादा रेट है डिफेक्ट्स का वो ज़्यादा कोरिलेटेड है किससे, ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ स्मोक एक्सपोजर से। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अब हम आते हैं स्टूडेंट अपने स्टेटमेंट नंबर 8 की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या गिवन है। बेस्ड ऑन द डाटा इन फिगर 5.3 about how much on average would you expect 0.5 carat diamond to cost? 0.5 कैरेट डायमंड। अब हम अपने फिगर 5.38 की तरफ जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या गिवन है और उसमें 0.5 कैरेट डायमंड का कॉस्ट कितनी है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फिगर 5.38, इसमें मैं देखना था 0.5 कैरेट्स जो डायमंड हैं उनकी वेट क्या है, उनकी प्राइस क्या है। तो 0.5 जो है हमारे पास वो यहाँ लाई कर रहा है और इसके अबाउट हमारे पास कोई पॉइंट ड्रॉ तो नहीं हुआ हुआ, लेकिन अगर हम देखें तो ये नज़दीक से क्या है 2000 है, नज़दीक इसके क्या है 2000 है। ठीक है, मतलब कि 0.5 का अगर कोई यहाँ पॉइंट ड्रॉ नहीं हो तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो 2000 के करीब है। बाकी जो 1 कैरेट है उसका प्राइजेस 4000 से स्टार्ट हो रहे हैं कुछ। ठीक है, 4000 से और 1.5 के फिर ज़्यादा हो रहे हैं, फिर 2 के और से भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये ग्राफ हमें ये सारा डाटा शो कर रहा है। अब हम अपनी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं और फिर अपने ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। अब आप गौर कर लें कि 0.5 जो है या तो वो 0 और 2000 के दरमियान में कोई वैल्यू होगी, उससे ऊपर वाली में कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास कोई डाटा इस पॉइंट यहाँ कोई पॉइंट ऐसा गिवन नहीं है। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास स्टेटमेंट क्या था, 0.5 कैरेट का हमने बताना था, उसकी प्राइस बतानी थी कॉस्ट। तो हमारे पास ऑप्शन है $2000, $7000, $12000। तो $12,000 भी नहीं हो सकता, $7000 भी नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन क्या है करेक्ट, $2000। नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कोरिलेशन बिटवीन एक्सीडेंट एंड टेक्सटिंग व्हाइल ड्राइविंग, कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी बेस्ट है स्टेटमेंट, ठीक है, दैट डिस्क्राइब्स द कोरिलेशन बिटवीन एक्सीडेंट एंड टेक्सटिंग व्हाइल ड्राइविंग। एक्सीडेंट और टेक्सटिंग व्हाइल ड्राइविंग के, अगर आप ड्राइविंग के दौरान टेक्सटिंग कर रहे हैं मतलब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त एक्सीडेंट कितने होंगे और बाकी जो टोटल एक्सीडेंट्स होंगे तो उनके दरमियान में कोरिलेशन किस टाइप की है। It is a coincidence. Option A is it is a coincidence. Option B is there is a common underlying cause. Option C is testing while driving is a likely cause of accidents. कि बहुत से हमारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी वजह वाकई ऐसे ही होती है कि उस दौरान आप क्या कर रहे होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी वजह से आप क्या होता है, उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए इज इट इज़ अ कोइंसिडेंस। तो ये कोइंसिडेंस नहीं होता। ठीक है, देयर इज अ कॉमन अंडरलाइंग कॉज, इनके दरमियान कोई कॉमन कॉज है ही भी नहीं। सी ऑप्शन क्या है, टेक्सटिंग व्हाइल ड्राइविंग इज अ लाइकली कॉज। लाइकली का कंसेप्ट आपको दिया हुआ है कि उसमें होता है कि उनका 0.5 और 1 के दरमियान में जो जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है उनको कहते हैं कि वो इवेंट्स क्या है लाइकली के, मतलब कि जिनके अक्कर होने के चांसेस ज़्यादा हों। तो इसका मतलब कि अगर आप ड्राइविंग के दौरान टेक्सटिंग करेंगे तो वाकई उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, यहाँ सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेटमेंट पर, स्टेटमेंट नंबर 10 पर। अ फाइंडिंग बाय अ जरी दैट अ पर्सन इज गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इज सपोज्ड टू मीन दैट। इसका मतलब क्या है कि एक जरी ने एक पर्सन के लिए फाइंड किया कि वो गिल्टी है, किस पे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, एक रीजनेबल डाउट की, ठीक है, बुनियाद पर। Option E is the person is definitely guilty. Option B is all 12 members of the jury believed that there was more than a 50% chance that a person was guilty. कि 50% से ज़्यादा चांस है, ठीक है, कि वो guilty है। And C, any reasonable person would conclude that the evidence was sufficient to establish guilt. कि कोई भी ये कह सकता है, कोई भी reasonable person, कि जो एविडेंस हमें दी जा रही है उसकी बुनियाद पर ये काफ़ी है कि वो बंदा क्या, हम इस्टेब्लिश कर सकें ये स्टेटमेंट कि ये बंदा क्या है, गिल्ट पर है, तो मतलब वो शर्मिंदा है अपने किए पर, अपनी गलती पर वो शर्मिंदा है। तो स्टूडेंट ये हमारे थे हमारे कोरिलेशन एंड कॉजियलिटी के टॉपिक के एमसीक्यूज। ये सारे स्टेटमेंट पर बैठे थे और इतने कोई इनमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं थी, काफ़ी इजी थे। मतलब बस आपने अपने टॉपिक को रीड आउट करना है और देन आपने क्या करना है कि अपने एमसीक्यूज की तरफ आना है और इनके ऑप्शंस को, स्टेटमेंट्स को रीड आउट करना है और ऑप्शंस को देखना है। होप्स हो कि आपको आसानी से समझ आ जाए। अगर फिर भी अगर कोई स्टेटमेंट में पिछले भी दो लेक्चर्स जो मैंने आपको
डिलीवर किए हैं एमसीक्यूज़ के। अगर उनमें भी आपको कोई प्रॉब्लम हो और इस लेक्चर में भी अगर आपको कोई इशू आ रहा हो कोई सी भी एमसीक्यूज़ में, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपको उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। और स्टूडेंट, मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया था अपनी लास्ट लेक्चर नंबर 13 वीडियो में कि अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई इशू आ रहा है, कोई क्वेश्चन में इशू आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उस एक्सरसाइज की वीडियो आप तक आपको डिलीवर कर सकूं। और मुझे अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। काइंडली आप एक्सरसाइजेस को देखें, अपने टॉपिक्स आपने क्लियर कर लिए हैं, अब आप अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ आएँ और काइंडली आप देखें उन्हें कि अगर हम में से किसी भी एक्सरसाइज में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप मुझे बताएँ ताकि मैं उतनी ही एक्सरसाइजेस की वीडियो आपको अपलोड कर सकूँ। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।